मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात करूँगी प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्य धारा के विषय में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आने वाले जितने भी भाग थे उनको हमने बता रखा है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी कई भाग हैं, जैसे पहला तो है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग। हमने छायावादी युग तक बता दिया है। यहाँ पर मैं प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्य धारा के विषय में बात करूंगी। इसके बाद आएगा प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। ये सब आधुनिक काव्य धारा के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्य धारा जो चला उसके अंतर्गत काव्य की रचनाएं किस प्रकार से होने लगी। देखिए, जो प्रणय मूलक है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, प्रणय अर्थात प्रेम, जिसका मूल ही प्रेम रहा है और वो भी वैयक्तिक अर्थात वैयक्तिकता की प्रधानता रही है। व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो प्रेम से संबंधित जो भी काव्य रचा गया उसके अंतर्गत किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखी गई, ठीक, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हरिवंश राय बच्चन जी का। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जी ने मधु नाम से 2-3 रचनाएं की, से मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। इसके बाद इनका है निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, मिलन, यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का काल, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूटे, 2 चट्टाने, जाल समेटा इत्यादि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। हरिवंश राय बच्चन जी को हर कोई जानता है, जो कि अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं उनके पिताजी रहे हैं, और इन्होंने अपनी रचनाएं प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत लिखी। इनकी रचनाओं के नाम हमने बता दिया है। इनकी रचनाओं पर मधु काव्य पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव लक्षित होता है। प्रेम और मस्ती से भरा हुआ काव्य होता है, वैयक्तिक अनुभूतियों का चित्रण है, प्रणयानुभूति की मधुर अभिव्यक्ति है, भाषा इनकी सरल है। ये ठीक। इसके बाद इनके कुछ रचनाओं का मैं जिक्र कर दूं तो जैसे मधुशाला से जो इनकी रचना है, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। फिर आगे कहते हैं, 2-4 लाइन बाद आगे कहते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ठीक, इस प्रकार इनकी अन्य भी रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई हैं। और इस समय तक आते आते देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा व्याख्या कर दूं। वैसे मैं व्याख्या कम केवल इसलिए करती हूं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन कहीं कहीं पर व्याख्या करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि व्याख्या करने पर विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है और वो इस प्रकार याद हो जाती है कि फिर भूलती नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या करना चाहूँगी कि देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको कि कुछ लोग बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन कठिन नहीं। यदि हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहिए। साहित्य जिसका अर्थ होता है कि जिसमें सबका हित निहित हो, ठीक। और साहित्य से उस समय के समाज, यानी जिस समय का साहित्य हमारे पास उपलब्ध होता है, उसको पढ़कर, साहित्य को पढ़कर हम लोग उस समय के समाज के सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति इत्यादि को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है, इसके कई भाग रहे हैं, 4 भाग। मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है और हिंदी साहित्य के नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें सारी वीडियो पड़ी हुई, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही व्याख्या करूँगी कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो पहला आदिकाल आता है, आदिकाल में जो काव्य की रचनाएं होती हैं वह वीरता प्रधान होती हैं, नायिकाओं पर लिखी जाती हैं, और उस समय का समाज इतना विलासितापूर्ण था, खासतौर से जो राजा लोग होते थे, किसी की सुंदर कन्या देखते थे तो उसके यहाँ युद्ध करने को तैयार हो जाते थे और युद्ध करके कन्या को जीत लाते थे और उसको अपनी रानी बनाते थे।
तो इस प्रकार उनके पास मतलब राजाओं के पास कई कई रानियां होती थीं और कुछ कवियों को आश्रयदाता के रूप में रख लेते थे और जिस कवि को उनके यहाँ आश्रय मिल जाता था वह कवि सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। और यदि देखा जाए तो उसी कवि को स्थान मिल पाया जो कि राजाओं के आश्रयदाता बनकर रहा। ठीक है, जैसा कि आप लोग इस समय समझ सकते हैं कि जो भी सरकारी पद पर है, ऊंचे पद पर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और उनके अंडर में जो भी सरकारी नौकरी, उसकी बात अलग हो जाएगी। वैसे जो राजाओं के आश्रयदाता होते थे उनकी काफ़ी ख्याति प्रसिद्धि होती थी, लेकिन वो भी एक तरह से बिके हुए थे राजाओं के, अर्थात राजा जैसा चाहता था वैसा वे कविता लिखते थे। तो उन्होंने नायिकाओं पर कविताएं लिखी, सुंदर युवतियों पर कविताएं लिखी और राजाओं की प्रशंसा पर कविताएं लिखी। जबकि उस समय के राजा काफ़ी भोग विलासिता में अपना जीवन जीते थे और इतना भोग विलास में मस्त थे कि विदेशी जो मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, ये सब जो आक्रमणकारी आए हैं, ये आदिकाल के समय में ही आए और भारत को लूट कर चले गए। तो आदिकाल में वैसी रचनाएं हुई। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल में बहुत सारे भक्ति कवि हुए हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास और ये हैं रैदास, चैतन्य इत्यादि बहुत सारे भक्त कवि आए हैं। उस समय भक्तिपूर्ण रचनाएं रची गई। उसी समय जो है रामचरितमानस, रामचरितमानस ये सब और ये सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब भक्ति काल की रचनाएं हैं। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में फिर से नायिका भेद, नक्सिख वर्णन, यही सब वर्णन चलता रहा। ठीक है, तो पुरानी परिपाटी को पीछे छोड़ते हुए आधुनिक काल जब आता है तो आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर उस युग का नाम रखा जाता है भारतेंदु युग। और भारतेंदु जी जो है कई विषयों पर रचनाएं लिखना प्रारंभ किया। वैसे उनकी रचनाएं प्रेम पर रही है, लेकिन ये नक्सिख वर्णन, नायिका भेद, और नायिका भेद का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि कौन सी हिरणी नायिका है तो कौन सी वो नायिकाओं के भी कई भेद हैं, हमको अभी याद नहीं आ रहा है इस समय। हिरणी, हाँ, नायिकाओं के कई सारे भेद पर लिखे हैं कि कौन सी, जैसे कोई दुबली होती थी, कोई पतली होती थी, कोई लंबी होती थी, कोई सुंदर होती थी, किसके कौन से अंग किस प्रकार के हैं, इस प्रकार का नायिका भेद वर्णन में था। उसके बाद इन पुरानी परिपाटियों को छोड़कर जब भारतेंदु जी आते हैं, इन्होंने भी प्रेम पर कविताएं लिखी हैं, लेकिन इनकी प्रेम पर भी जो कविताएं हैं उतनी वो नहीं है, उतना नायिका भेद पर ये सब नहीं है। अन्य विषयों को भी इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया, जैसे कि भारत की क्या दुर्दशा है, अंग्रेज भारत पर किस प्रकार राज्य करते हैं। इनकी कुछ रचनाओं के नाम, जैसे इन्होंने हिंदी भाषा पर ही लिखा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। लिखते हैं हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इनका एक है क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, इस प्रकार का इनका एक वर्णन आता है कि हंसी हंसी के सब धन मुँह से, हाँ, इस प्रकार की इनकी और भी कविताएं इनकी रही है। फिर आगे आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है वो द्विवेदी युग भारतेंदु युग को भी पीछे छोड़कर अन्य अनेक विषयों को अपने काव्य का विषय बनाया, जो कि भारतेंदु से भी ज़्यादा स्पष्ट और जो है समझ लीजिए एक तरह से समाज के लिए उपयोगी साबित हुआ। तो भारतेंदु युग पीछे छूटा, उसके बाद आ गया द्विवेदी युग। फिर द्विवेदी युग को भी पीछे छोड़कर आ गया छायावादी युग। और छायावादी युग के 4 मुख्य कवि होते हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और सुमित्रानंदन पंत जी। इनकी रचनाएं बहुत ही बेहतरीन रही हैं और आपको बुकों में मिल जाएंगी, इंटरमीडिएट, BA, MA के बुकों में आप लोगों को इनकी रचनाएं मिल जाएगी। वैसे आदिकाल की भी कुछ रचनाएं मिलेंगी, जैसे पद्मावत है तो आदिकालीन रचना है पद्मावत। और वहीं पर उद्धव शतक हो गया, सूर सागर से जो भी काव्य लिए गए, कविताएं ली गई। उसके बाद देखिए कवितावली, गीतावली से जो लिया गया इनकी रचना है। तुलसीदास जी की रचना है, भक्तिकालीन रचनाएं हैं। फिर रीतिकालीन कविताएं घनानंद जी की हैं, बिहारी दास जी की हैं, केशवदास जी की हैं। घनानंद की अति सूधु स्नेह को मार्ग है, जहाँ नए कुसयान प बाँक नहीं, तहाँ था साँच चले तजियाप न पौझे कै कपटी जे निसाक नहीं। ये हो गया घनानंद जी की रचनाएं।
केशवदास जी की रचना